जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक और शानदार क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं। डिस्क्रिप्टिव वे में रहने वाली है करंट अफेयर की क्लास, जो आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो एक एक टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखेंगे और हाँ, जैसा कि मैं बताता हूं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नोट्स बनाते चलें, क्योंकि आपके अपने बनाए हुए नोट्स ही असल साथी साबित होंगे एग्जाम्स के टाइम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ। एक एक टॉपिक को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी मैं आपको टॉपिक बताता हूं बच्चों, उसको अपने माइंड में, बहुत सारे टॉपिक होंगे आपके माइंड में पहले से ही, है ना, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, उनको मेरे पॉइंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करना, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा बेहतर बन जाएगी। चलिए, तो जो पहला टॉपिक आता है ऑफिस ऑफ द गवर्नर, यानी कि गवर्नर के ऑफिस की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं इस टॉपिक में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है बच्चे, चलिए, यानी राज्यपाल के कार्यालय की बात करेंगे। आपको पता है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति हमारे पूरी कंट्री का हेड माना जाता है, उसी तरीके से स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे गवर्नर हेड होता है। ठीक है, तो चलिए, अब ये चर्चा में क्यों है? अचानक से ही ये गवर्नर का ऑफिस चर्चा में क्यों आ गया भाई साहब? ठीक है, क्योंकि गवर्नर आज से ही थोड़ी पहले से ही होते आ रहे हैं, लेकिन अचानक में ऐसा क्या तूफान आ गया है? ठीक है बच्चे, तो चर्चा में क्यों है गवर्नर का ऑफिस? ठीक है, अब देखिए, गवर्नर का ऑफिस चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई साहब, आपके पास जो बिल जाते हैं पेश होने के लिए, आपको अच्छी तरह से पता है कि जब भी कोई बिल पास होता है, ठीक है, तो बिल का मतलब क्या होता है? जो अभी तक पास हुआ है, लागू नहीं हुआ है, लागू होने के बाद वो कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है ना। तो जो बिल पेश होता है, ठीक है, आपका विधानसभा में या विधान परिषद में, ठीक है, विधान, आपको पता है स्टेट लेवल पे विधानसभा विधान परिषद होता है, तो विधानसभा विधान परिषद में जो भी बिल पेश होता है, ठीक है, वो फाइनल किसके पास जाता है? गवर्नर के पास जाता है। कि गवर्नर उस पर सिग्नेचर करता है कि नहीं करता है, गवर्नर उस बिल को पास करके अधिनियम बनाता है कि नहीं बनाता है। जैसे कि सेंट्रल लेवल पे राष्ट्रपति के पास जाता है, उसी तरीके से स्टेट लेवल पे गवर्नर के पास जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा कि ऐसे 12 ऐसे बिल हैं जो कि गवर्नर के पास गए हैं, लेकिन गवर्नर ने उन बिल को पास नहीं किया है और कोई अपना कंसेंट भी नहीं दिया है। वो पड़ा हुआ है गवर्नर के ऑफिस में, गवर्नर के ड्रॉर में, गवर्नर के टेबल के ऊपर। तो भैया एक गलत बात है ना। हो सकता है कि उन 12 बिल में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट बिल हो जो राज्य के लिए बेहद जरूरी था, शिक्षा से रिलेटेड हो, भूख से रिलेटेड हो, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, रोजगार से रिलेटेड हो। कई सारे ऐसे बिल्स हो सकते हैं ना भाई साहब, जो आपने उसको देख के अनदेखा किया। ऐसा फेस किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक इशू उठाया है कि भैया ऐसे 12 बिल हैं, या फिर 12 से भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो मामला सामने आया है वो 12 है, हो सकता है और भी बिल्स बहुत ज्यादा हों। तो उसमें क्या देखा गया है कि गवर्नमेंट ने भेजा तो है, यानी विधानसभा विधान परिषद ने भेजा तो है गवर्नर के पास कि बिल पास हो जाए, लेकिन गवर्नर ने बिल पास नहीं किया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इशू एक आता है अब, जिसके लिए बवाल मचा हुआ, मीडिया के अंदर बवाल मचा हुआ, हमारे सरकार के अंदर में। ठीक है बच्चे, तो इस वजह से काफी ज्यादा चर्चे में रह रहा है। अब देखिए, कोई भी बिल राज्यपाल जो है, गवर्नर है, पेश पास करेगा नहीं करेगा, ठीक है, अपना कंसेंट देगा नहीं देगा, ये उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है, या फिर हमारे संविधान में कुछ नियम कानून है। जैसे मान लो मैं किसी स्टेट का गवर्नर हूं, तो मैं बोल रहा भाई मैं नहीं दे रहा बिल पे कंसेंट अपना, मैं नहीं पास कर रही है, क्या ये राज्यपाल का अधिकार है? क्या ये गवर्नर का अधिकार है? या फिर संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं? तो बेशक संविधान में से प्रोविजंस दिए गए हैं, और देखिए क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो संविधान का जो हमारा आर्टिकल 200 है, यानी कि जो अनुच्छेद 200वां है हमारा, वो क्या बोलता है कि गवर्नर यानी राज्यपाल को किसी विधेयक पर स्वीकृति देने, उसे रोकने, वापस करने या आरक्षित रखने का अधिकार देता है। यानी कि अनुच्छेद 200 आर्टिकल 200 क्या बताता है? गवर्नर को अधिकार है, अगर विधानसभा विधान परिषद कोई बिल भेजती है गवर्नर के पास, तो उस गवर्नर को अधिकार है क्या क्या करने का? सबसे पहले अपना एसेंट देने का, यानी कि स्वीकृति देने का, कि हाँ ठीक है, ये साइन कर दिया, ये बिल
पास कर दो, इसको अधिनियम बना दो। विदहोल्ड रिजेक्ट करने का या फिर उसको वापस कर देने का, राज्यपाल क्या वापस कर देगा और बोल देगा कि भैया ऐसा है, इस पे दोबारा से डिस्कशन करो, दोबारा से डिबेट करो, फिर मेरे पास भेजना, ठीक है। या फिर इस बिल को रिजर्व कर देने का, या फिर राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है बिल को कि भैया ये मेरे बस से बाहर का बात है, मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर का है, मेरे पावर से बाहर की चीज है, तो इसे मैं राष्ट्रपति के पास भेज देता हूं, राष्ट्रपति इस पे डिसाइड करेंगे। ये आर्टिकल 200 बताता है, ठीक है। और सेम चीज आर्टिकल 201 बताता है, लेकिन ये राष्ट्रपति से रिलेटेड बताता है। राष्ट्रपति भी क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है बिल को, यानी साइन करके पास कर सकता है, या फिर उसको रिजेक्ट कर सकता है, या फिर ये कह सकता है लोकसभा राज्यसभा को लो भैया फिर से इस बिल को डिस्कस करो, डिबेट करो और दोबारा मेरे पास लेके आना, ठीक है। ये आर्टिकल 200 और 201 यही हमारे बताते हैं संविधान के, ठीक है बच्चे। चलिए अब देखते हैं कि गवर्नर की क्या पोजीशन है, गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स हो सकती हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को बताते हैं। देखिए तो सबसे पहले गवर्नर एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है, एक इंपॉर्टेंट पद है किसी भी राज्य सरकार के लिए। तो उसको अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। उसका टाइम टेन्योर 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल के पहले भी वो हटाया जा सकता है, ठीक है। अब कैसे, जैसे मान लीजिए कि सेंटर में सरकार कोई और आ गई और वो चाहती है कि इस राज्य का जो गवर्नर है वो ये ना रहे, तो सेंटर उस गवर्नर को हटा सकती है, ठीक है। कुछ ऐसा ग्राउंड बता के कि भैया ये सुटेबल है या नहीं है, कुछ भी करके हटाया जा सकता है। यानी कि 5 साल है टाइम टेन्योर, नो डाउट, लेकिन पहले भी उसको हटाया जा सकता है, ठीक है बच्चे। उसके बाद इसको पावर दी गई है बिल को पास करने की, या फिर बिल को रिजेक्ट करने की, या बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने की, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है बच्चे। चलिए अब ये जो बिल की बात कर रहे हैं कि कौन बिल को पास करने के बाद अधिनियम बनाया जाएगा गवर्नर के सिग्नेचर के बाद, ठीक है बच्चे। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे केसेस पास्ट में आए हैं, जिन केसेस से रिलेटेड या जिन केसेस को ध्यान में रखते हुए कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट बदली है गवर्नर के पोजीशंस को लेकर, गवर्नर के अधिकारों को लेकर के। ऐसे ही कुछ कमिटीज के बारे में बात कर लेंगे, ऐसे कुछ केसेस के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए तो सबसे पहले आता है, ठीक है, देखिए न्यायिक और समिति के विचार, ठीक है। शमशेर सिंह के मामले में, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का एक केस था, स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस था, ठीक है। और जिसमें यही गवर्नर की पावर क्या है क्या नहीं है पे डिसाइड किया गया था। तो क्या कहा गया था, ठीक है, शमशेर सिंह वर्सेस पंजाब वाले केस में क्या कहा गया था कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। समझ में आया, यानी कि जो गवर्नर होगा वो एडवाइस लेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, उस राज्य के जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, उनसे सलाह लेगा और फिर काम करेगा। क्लियर पॉइंट। राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में स्पष्ट किया था कि विधेयकों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता है। यानी कि कोई गवर्नर, ऐसा नहीं कि आपने बिल भेजा गवर्नर के पास और गवर्नर फोल्ड करके जेब में रख ले, बोला हाँ ठीक है सर बता तो दो क्या करना है इस बिल का, हाँ ठीक है बता दूंगा बता दूंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि आप इनडेफिनिटली उस बिल को होल्ड करके रख लो कि भैया जब समय होगा तो बताऊंगा, जब दिल करेगा बताऊंगा। नहीं, दिल बिल समय में कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको लिमिटेड समय के अंदर वो बिल या तो पास करना है या तो रिजेक्ट करना है, कुछ ना कुछ तो एक्शन उस बिल पे लेना ही है, ठीक है। दूसरा आपको ये पॉइंट बताएगा। सरकारीय आयोग ने क्या कहा था, ठीक है, सरकारीय आयोग और एआरसी ने तटस्थता और आचार संहिता की सलाह दी थी। यानी कि इन्होंने क्या कहा था कि न्यूट्रलिटी और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करो। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है, आपको पार्शियल नहीं होना है, आपको किसी एक विशेष पार्टी की तरफ, विशेष मुद्दे की तरफ झुकाव नहीं रखना है, आपको न्यूट्रल रहना है और कोड ऑफ कंडक्ट जो कि हमारी सरकार बनाती है उसको फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। ये कुछ ऐसी कमिटीज के रिकमेंडेशंस हैं जो गवर्नर को लेकर हैं, जो कि गवर्नर के प्रति बताए गए हैं। यानी कि यह कहा गया है कि गवर्नर एक ब्रिज का काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है गवर्नर, ठीक है। और जो स्टेट लेवल पे ये किसकी सलाह से काम करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो आपका विधानसभा के मिनिस्टर्स होंगे और विधान परिषद के मिनिस्टर्स होंगे, उनसे सलाह मशवरा करके गवर्नर काम करेगा। यानी एजेंट के तौर पे काम करता है, उनका बाप बन के नहीं बैठेगा कि भैया बिल दिया है नहीं पेश करूंगा, ऐसा नहीं भैया, आप सिर्फ एक एजेंट हो, ठीक है। बाकी सारा का सारा डिसीजन वही ले रहे हैं, याद रख लेना, उन्हीं के सलाह पे आपको सारा का सारा काम करना है। आप कुछ बोलो तो सही बिल के बारे में, रिजेक्ट करना है नहीं करना है, रखना है पास करना है, कुछ बिना बोले आप नहीं रख सकते भाई, तो सीधी सी बात ये है। ऐसे ही 12 इंपॉर्टेंट बिल्स जो पेंडिंग पड़े थे, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि भाई साहब गवर्नर अब मेरी बात ध्यान से सुनो
आप लोगों को बिल को इनडेफिनेटली होल्ड करने का अधिकार नहीं है। आपको कुछ ना कुछ उस बिल के बारे में जरूर कहना होगा, बताना होगा। और हां, अगर आप उस बिल को होल्ड करके रख रहे हो तो क्यों रख रहे हो, इसका रीजन आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिल को होल्ड करके रख लिया और चलो भैया ठीक है, हो गया, अब देखा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरीके से तो ऑपोजिशन वाले या कोई भी सरकार जो भी बिल पेश हो रहा है अपने अपने सहूलियत के हिसाब से देखेगी, अपने फायदे के हिसाब से देखेगी। गवर्नर देखेगा कि भैया वो किस पार्टी को फेवर कर रहा है, तो ये बिल उस पार्टी के फेवर में है या नहीं है, उसके हिसाब से बिल पेश करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। गवर्नर सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट के तौर पे काम करना चाहिए, ना कि सबका दादा बनकर बैठना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ठीक है बच्चे। चलिए, तो कंक्लूजन की अगर हम बात कर लेते हैं तो कंक्लूजन में हम लोग देखेंगे कि गवर्नर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। किसका? हमारे राज्य का, स्टेट का, बिहार का, झारखंड का, उड़ीसा का, एमपी का, पंजाब, हरियाणा, सबका स्टेट दिखाई देगा, ठीक है। नॉट अ पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। पॉलिटिकल एजेंट नहीं है, याद रखना, ठीक है। ये पॉलिटिकल लोगों का एजेंट है, लोगों का बात पहुंचाएगा, ठीक है। एजेंट तो है लेकिन पॉलिटिकल एजेंट नहीं है, यानी कि किसी की विशेष फायदे पहुंचाने के लिए काम नहीं करने वाला, ठीक है। ये राज्य के लिए काम करेगा, ये हमारी जनता के लिए काम करने वाला है, ठीक है। क्लियर गाइडेंस होनी चाहिए जो भी गवर्नर दे, ऐसा नहीं कि उलझा के रखे लोगों को, उलझा के रखे सरकार को, नहीं, क्लियर गाइडेंस होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी यानी जो भी बिल पे सिग्नेचर कर रहा है गवर्नर, वो अकाउंटेबल होना चाहिए। वो जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? गवर्नर की होनी चाहिए, क्योंकि भाई बिल आखिर आप ही प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप ही साइन कर रहे हो। और वो बिल का अकाउंटेबिलिटी कैसी होनी चाहिए? टू प्रोटेक्ट फेडरल बैलेंस एंड डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी, यानी कि हमारे लोकतंत्र को आपके उस बिल पास करने से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा लोकतंत्र भंग नहीं होना चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए, एक बैलेंस डिसीजन लिया जाना चाहिए हमारे गवर्नर के प्रति, ठीक है। ये पूरा आर्टिकल आपका ये बताता है, ठीक है बच्चे। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला आर्टिकल क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। आर्टिकल 22 एंड ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, यानी कि जो हमारा आर्टिकल 22 है, अनुच्छेद 22 है, ठीक है, वो बता रहा है इसके बारे में। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट का मतलब क्या होता है? किस ग्राउंड पे हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं लोगों को, किस ग्राउंड पे हम लोग अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये बताएगा। चलिए अब आर्टिकल 22 के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आर्टिकल 22 क्या कहने की कोशिश कर रहा है हमारा, ठीक है। चलिए बेटे, आर्टिकल 22 एंड ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, यानी कि देखिए, जब किसी इंसान को अरेस्ट किया जाता है ना, तो कई तरीके से अरेस्ट किया जाता है, कई रीजन देकर अरेस्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली आर्टिकल 22 की बात कर रहे हैं हम लोग, स्पेशली आर्टिकल 22 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आर्टिकल 22 क्या है इसके बारे में बात करेंगे, और ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो ये न्यूज में क्यों है आर्टिकल 22? अब देखिए क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल दिया है, एक फैसला दिया है, एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिया है। किसको? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को क्या कहा है? मस्ट इन्फॉर्म एन अरेस्टेड पर्सन अबाउट द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, यानी कि अगर आप किसी इंसान को अरेस्ट करने जा रहे हो तो आपको उस इंसान को बताना पड़ेगा कि जनाब आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। पुलिस गई मुझे अरेस्ट करने के लिए, ठीक है, और पुलिस ने हथकड़ियां पहने, मैंने पूछा कि भैया मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, ये मेरा अधिकार है, मुझे बताओ। पुलिस है, कैसा अधिकार है, चलो यहाँ से अंदर चलो, ठीक है, ले जाए गाड़ी में भर दिया। ऐसा नहीं कर सकता पुलिस, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मुझे बताना पड़ेगा पुलिस को कि मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, मैंने ऐसी कौन सी गलती की, ऐसा कौन सा क्राइम किया जिसके लिए मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है बच्चे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जांच एजेंसियों को गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करना होगा। और अनुच्छेद 21 सब क्लॉज ए क्या बताता है कि गिरफ्तारी असंवैधानिक और अवैध हो जाती है। अगर नहीं बताया जाता है मुझे कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जाएगा, तो वो इलीगल मानी जाती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानी जाती है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21A या फिर आर्टिकल 21(1) के तहत। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, डिटेंशन जो होती है दो तरीके की होती है। एक होती है ऑर्डिनरी डिटेंशन, ठीक है, एक होती है ऑर्डिनरी डिटेंशन, ठीक है, ऑर्डिनरी डिटेंशन होती है, ठीक है, ऑर्डिनरी डिटेंशन, ठीक है बच्चे। एक होगी आपकी ऑर्डिनरी डिटेंशन, यानी कि मैंने क्राइम किया और मुझे जेल में डाला गया, मुझे हथकड़ी पहनाई गई, मुझे जेल में लेके गया गया। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। और एक होती है कि मैंने क्राइम किया नहीं है, शक है कि हाँ भाई ये बॉम्ब फोड़ने वाला है, तो उसको पकड़ के जेल में आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये ऑर्डिनरी नहीं है। ऑर्डिनरी डिटेंशन में क्या होता है कि हमें गिरफ्तार किया गया और हमको जेल में डाल दिया गया है, ठीक है बच्चे।
और एक होता है जो ऑर्डिनरी डिटेंशन नहीं है, जो शक के आधार पर, ठीक है, गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। एक होता है जो हमने शक के आधार पर, ठीक है, आधार पर हमने क्या किया है, गिरफ्तार किया है, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो जो शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, ये तो भैया मिसयूज भी हो सकता है। जैसे मान लो किसी पुलिस वाले से मेरी दुश्मनी हो गई, झगड़ा वगड़ा हो गया, किसी ट्रैफिक के चक्कर में हमारा कुछ बहसबाजी हो गई, वो तो भैया मुझे सीधा ही जेल में डालेगा, बोले इस पे मेरे को शक था, इसके पास गन थी, मुझे शक था, इसको पकड़ो, ये दंगा करने वाला था, मेरे को इसके पे शक था। इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो सकता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ दिस एक्ट, प्रिवेंशन डिटेंशन, ठीक है, यहाँ पे देखना, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ दिस डिटेंशन के लिए 22A पार्ट लेकर आया गया है, यानी कि इस तरीके की गिरफ्तारियों को रोकने के लिए हमारा अनुच्छेद 22A सब क्लॉज ए यानी कि सब क्लॉज 1 बनाया गया है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि आप अगर उसको नहीं बताते हो किसी इंसान को कि उसको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, तो डेफिनेटली वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल साबित होने वाला है। कुछ ऐसे केस स्टडीज के बारे में देख लेते हैं, केस स्टडीज क्या कहती हैं ऐसी, ठीक है। कुछ केस डिटेल के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक केस आता है विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। इसमें कोर्ट ने क्या जवाब दिया था कि कोर्ट ने डिक्लेयर किया था जो अरेस्ट है वो इलीगल है, एज हरियाणा पुलिस फेल टू इन्फॉर्म ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। हरियाणा पुलिस लेके गई, ठीक है, विहान कुमार को गिरफ्तार करके, लेकिन उसने बताया नहीं कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इस वजह से ये इलीगल घोषित कर दिया था सरकार ने, कोर्ट ने, कि भैया आपको उसको बताओ कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर आप नहीं बता रहे हो तो डेफिनेटली वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। आर्टिकल 22(1) एंश्योर्स दिस इज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 22(1) क्या बताता है कि ये फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है कि आप हमको इन्फॉर्म करोगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 50A ऑफ सीआरपीसी, सीआरपीसी की धारा 50A बताती है, मैंडेट करती है इन्फॉर्मिंग रिलेटिव्स और नॉमिनेटेड पर्सन। ये आपका सीआरपीसी की धारा 50A जो है, ये बताती है, हमें अधिकार देती है कि जब भी हमको गिरफ्तार किया जाएगा तो एक तो हमको बताया जाएगा क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, दूसरा हमारे रिश्तेदारों को खबर की जाएगी कि हाँ आपके इस मित्र को, इस भाई को, इस चाचा ताऊ को गिरफ्तार कर लिया गया है, आप जल्दी से थाने में आ जाइए। ये अधिकार है मेरा, ठीक है, याद रखना, ये अधिकार है सीआरपीसी की धारा 50A के तहत बताया ऐसा जा रहा है। और अगर मुझे गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने इन्फॉर्म नहीं किया कि किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, तो याद रखना सीआरपीसी की धारा 50A का उल्लंघन हो रहा है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा और हमारे आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 का उल्लंघन किया जा रहा है, इलीगल माना जा रहा है इसको। यह बात पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। दूसरा आगे देख लेते हैं, ठीक है, जो मैजिस्ट्रेट है ये चेक करेगा कॉम्प्लायंस ड्यूरिंग द रिमांड प्रोसीडिंग, यानी कि जो हमारा मैजिस्ट्रेट है, जो हमारा जज है, ठीक है, वो सुनिश्चित करेगा, ठीक है, कि रिमांड कार्यवाही के दौरान अनुपालन की जांच करनी चाहिए, यानी कि जो रिमांड में पर्सन को लिया गया है, ठीक है, उसकी जांच करेगा, बताएगा कि भैया उसको रिमांड में, एक होते पुलिस रिमांड और एक होते जुडिशरी रिमांड, याद रखना, ठीक है। तो पुलिस रिमांड में आप नहीं ले सकते, जुडिशरी रिमांड में वो रह सकता है। जुडिशरी रिमांड का मतलब क्या है कि जज के सामने ट्रायल वगैरह चल रहे हैं तो उसमें उसको रखा जा सकता है, पुलिस रिमांड में नहीं लिया जा सकता कि डंडे मार रहे हो, खूब उसे उगल उगल कर रहे हो, ठीक है, बस क्यों उगलेगा भैया, आपके डंडे के डर से तो उगल ही देगा वो, जबकि वो क्रिमिनल है ही नहीं। ऐसी कई सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कोर्ट, वायलेशंस अलाउज कोर्ट्स टू रिलीज द अक्यूज्ड और ग्रांट बेल। अगर पुलिस ने ये कहा है कि नहीं भाई आपको अरेस्ट कर रहे हैं हम लोग और आधार नहीं बता रहे हैं, तो इसका मतलब साफ ये है कि जाहिर सी बात है आप लोगों ने, यानी पुलिस ने इसका उल्लंघन किया है और इसके खिलाफ पुलिस पे कार्रवाई भी की जा सकती है और उस बंदे को यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, उसको फ्री कर दिया जाएगा, बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। पूरा पूरा केस यहाँ पे ये कहता है, ठीक है बच्चे। तो आगे देखते हैं अगला आपके लिए क्या है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं, प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं, यानी कि पहले कुछ ऐसे केसेस हो गए हैं, वो ये साबित करते हैं कि किस तरीके से जो कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया है वो किन किन आधार पे है। कुछ ऐसे केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेनका गांधी की बात कर लेते हैं। मेनका गांधी, ठीक है, 1978 का एक केस आता है, ठीक है। ये स्वतंत्रता कानून उचित होने चाहिए, ये बताता है। मेनका गांधी का जो केस था, ठीक है, 1978 में, ये कहानी कुछ ऐसी है कि 1976 में ये एक जर्नलिस्ट हुआ करती थी, ठीक है, जर्नलिस्ट हुआ करती थी। तो पुलिस ने इनके ना पासपोर्ट को जब्त कर लिया था, पासपोर्ट को जब्त कर लिया था और ये कहीं जा आ नहीं सकती थी।
तब इन्होंने सीधा केस कर दिया पुलिस के ऊपर ही कि भैया ये क्या बात है, ये तो मेरी राइट टू लिबर्टी, ठीक है, आर्टिकल 21 का अधिकार है भाई साहब, सॉरी उल्लंघन हो रहा है भाई साहब, ठीक है, हमारे अधिकारों को साफ छीना जा रहा है, मुझे फ्रीडम नहीं है, मुझे राइट टू स्पीच है, मैं बोल सकती हूँ, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पत्रकार मैं अपनी अभिव्यक्ति बताती हूँ, मतलब अपने विचार व्यक्त करती हूँ, तो मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, मेरे पासपोर्ट को सीज कर दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे कोर्ट ने क्या बोला था कि नहीं भाई, ठीक है, स्वतंत्रता कानून उचित होने चाहिए, यानी कि जो फ्रीडम के लिए लॉज है ना वो उचित होने चाहिए, सही होने चाहिए, लिबर्टी लॉज मस्ट बी रीजनेबल, ठीक है। दूसरा, ए के क्रैपक 1969 का जो केस है, प्रिवेंटिव डिटेंशन मस्ट रिस्पेक्ट राइट्स। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है, डिटेंशन को रोकने के लिए, जो आर्टिकल 22 है ना, डिटेंशन को रोकने के लिए ये अनुच्छेद लाया गया। डिटेंशन का मतलब पुलिस जब पकड़ती है ना, डिटेन करती है, जेल में लेके चली जाती है, ठीक है, उसको डिटेंशन कहते हैं। तो डिटेंशन को रोकने के लिए, क्योंकि भैया आप तो शक के आधार पर किसी को भी पकड़ सकते हो, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे आर्टिकल 22A हमारे संविधान में दिया गया है, तो इसका सही उपयोग होना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर डी के बासु की बात करें 1997 की, तो गाइडलाइंस अगेंस्ट कस्टोडियल टॉर्चर फैमिली मस्ट बी नोटिफाइड, ठीक है। इसमें यह दिया गया था कि जो कस्टडी में रखा जाता है किसी भी इंसान को, तो उसको बड़ा टॉर्चर किया जाता है, 3rd डिग्री तक दिया जाता है अपनी बात मनवाने के लिए, पुलिस उसको बहुत टॉर्चर करती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और घर वालों को इन्फॉर्म करोगे कि हाँ आपके इस बंदे को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, इस ग्राउंड पे आप जल्दी से आके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें, ठीक है, ये ऐसा बताया गया, ठीक है। जोगिंदर कुमार की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जोगिंदर कुमार जो 1994 का केस है उसमें अरेस्ट ग्राउंड मस्ट बी कम्युनिकेटेड प्रॉम्प्टली। ऐसा नहीं है कि अब देखो, अब तो जाके जज को बोल दोगे, अब मान लो कि आज उसको गिरफ्तार किया पुलिस ने, ठीक है, और अब ये भी बता दिया कि चलो आपको इस ग्राउंड पे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये बताया गया 6 दिन बाद, यानी 6 दिन उसको पुलिस कस्टडी में रखने के बाद बताया गया। अब जज बोल रहे क्या तुम लोगों ने बताया नहीं इसे किस ग्राउंड पे गिरफ्तार किया गया था, बताया ना सर, ठीक है, वो सच बोल रहा है, उसने बताया, लेकिन ये थोड़ी बता रहे कि वो 6 दिन बाद उसने बताया था, नहीं, आपको प्रॉम्प्टली उसी वक्त बताना पड़ेगा कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि गिरफ्तार करके ले जाओ, 6-7 दिन बेचारे को टॉर्चर करो, उसके बाद आप यहाँ पे बताओ कि नहीं भैया हम तो इसको इस पॉइंट पे गिरफ्तार कर रहे हैं, नहीं, 6-7 दिन बाद नहीं, आपको उसी टाइम प्रॉम्प्टली बताना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या यहाँ पे सुरक्षा अधिकार दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अंडर आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 में क्या क्या सुरक्षा के अधिकार दिए हैं ये देखते हैं, ठीक है। मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा, यानी कि पुलिस वाले मनमानी तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते, उन्हें डेफिनेटली बताना पड़ेगा कि किस ग्राउंड में आप हमको गिरफ्तार कर रहे हो, ठीक है। मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे 24 घंटों के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, और अगर पुलिस फेल हो जाती है किसी अपराधी को, खैर अपराधी तो बाद में डिसाइड होगा ना, जब उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो जज डिसाइड करेगा कि वो अपराधी है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस व्यक्ति को जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, और अगर पुलिस फेल हो जाती है उस 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में, तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा, बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, उसको गिरफ्तार में नहीं रखा जा सकता है, यानी 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट करना मजिस्ट्रेट के सामने जरूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। चलिए, कानूनी परामर्श का अधिकार, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है, ठीक है, जिसके पास पैसे नहीं है कि वो एक वकील हायर कर सके, उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, गरीब है बेचारा, और उस पर कोई केस लग जाता है, तो यहाँ पे सरकारी वकील करवाना जरूरी है, सरकारी वकील करवाने का उसका अधिकार बनता है, सरकारी वकील अवेल करने का अधिकार बनता है, वो सरकारी वकील उस गरीब व्यक्ति की तरफ से केस लड़ेगा, फाइल करेगा, जो कुछ भी कानूनी जो प्रोसीजर्स होता है वो सारा कुछ वही व्यक्ति करेगा, इस बात का अधिकार है, या फिर उसे परामर्श लेने का अधिकार है वकीलों से जिसको गिरफ्तार किया गया है, तो ये भी आपका एक सेफगार्ड दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, निवारण निरोध प्रावधान, ठीक है, यानी सलाहकार बोर्ड द्वारा 3 महीने के भीतर समीक्षा की जाएगी, और मान लीजिए कि अगर उस पर कोई कानून लगाया जा रहा है उस व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है, और केस ऐसा पेचीदा हो रहा है कि नहीं और उस पर डिसाइड नहीं किया जा रहा, तो 3 महीने के अंदर अंदर उस पर डिसीजन लिया जाना जरूरी हो जाता है, ठीक है बच्चे। चलिए, आपातकालीन अपवाद की बात कर लेते हैं, यानी कि इमरजेंसी की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों को प्रतिबंधित किया जा सकता है,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट हर जगह ही आप लोग अप्लाई कर लोगे, नहीं मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं तो राइट टू मूव है तो मैं कहीं भी मूव करूंगा। भैया इमरजेंसी लगी हुई है, आप फंडामेंटल राइट को हर जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चे, याद रख लेना। तो इमरजेंसी एक्सपेक्टेशन, ये सारी जो चीजें मैंने सेफ गार्ड आपको बताई हैं, आपातकालीन जो सिचुएशंस आती है ना, इमरजेंसी सिचुएशंस आती है, उस केस में इसको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है बच्चे, तो ये आर्टिकल 22 के बारे में हम बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कहा है कि भाई आर्टिकल 22 का आप लोग उल्लंघन नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए तो कंक्लूजन क्या बता रहा है कि जो आर्टिकल 22 है ना, ठीक है, किसी भी इंसान की पर्सनल लिबर्टी, किसी भी इंसान को पर्सनल लिबर्टी देता है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है, और नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्रवाई करने से भी बचाता है, कि सीधा केस हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले कानून के शासन और न्यायिक निगरानी को मजबूत बनाते हैं। डेफिनेटली जो लोअर कोर्ट्स वगैरह हैं उनके फैसले को रिव्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट, तो डेफिनेटली यहाँ पे कानून व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो जाती है। हिरासत में दुर्व्यवहार को रोका जाता है और लोकतांत्रिक अखंडता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 22 का अनुपालन आवश्यक है। ठीक है, ऐसा बताया गया, वरना पुलिस वाले तो भैया अपनी मनमानी करते रहेंगे। पुलिस वाले तो जिस मर्जी को पकड़ो जेल में डालो, ठीक है, क्यों शक है भैया तुम बम फोड़ने वाले हो, क्यों, लेकिन मेरे तो पर्सनल दुश्मनी है ना आपसे, मैं तो ऐसे ही निकालूंगा। कई तरीके से इसको मिसयूज किया जा सकता है, जिसको रोकने के लिए यहाँ पे आर्टिकल 20 को लागू किया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। ठीक है, रेजुविनेशन ऑफ यमुना रिवर, यानी कि यमुना नदी का पुनरुद्धार। आपको पता है हमारे देश में जो यमुना जैसी कई ऐसी नदियां हैं जो कि काफी ज्यादा पॉल्यूशन में है, काफी ज्यादा पॉल्यूट हो चुकी हैं, प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल चुका है। तो यहाँ यमुना नदी के पुनरुद्धार से रिलेटेड एक आर्टिकल आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है बच्चे, तो चर्चा में क्यों है ये देख लेते हैं कि यमुना नदी विशेष रूप से दिल्ली से होकर गुजरने वाली क्षेत्रों से प्रदूषित क्षेत्र, सीवेज, औद्योगिक अपशिष्टों, कृषि अपशिष्टों और मूर्ति विसर्जन के कारण गंभीर पर्यावरण क्षरण का सामना कर रहा है। टेरी ने 3 वर्षों के भीतर नदी के पुनरुद्धार के लिए एक 10 सूत्रीय कार्य योजना प्रस्तावित की है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यमुना नदी खासकर जो दिल्ली के आसपास वाला रीजन है बहुत ज्यादा पोल्यूट हो चुकी है, और इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कारण आप लोग देखना कि जो ये लोग गणपति बप्पा मोरिया, ठीक है, ये लेके चल जाते हैं, मूर्ति लेके चले जाते हैं, देवियों की मूर्तियां लेके चले जाते हैं, विसर्जन करते हैं, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब पानी में जाता है ना तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखना औद्योगिक वेस्ट जो होता है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, लोग वो भी नदियों में ही डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मूर्ति विसर्जन वगैरह हो गए, और बहुत सारे ऐसे चीजों को, कीटनाशक वगैरह जो खेतों में इस्तेमाल किया जाता है, ये इनडायरेक्टली पानी को पोल्यूट करते हैं। जैसे मान लो कि खेतों में बहुत सारे कीटनाशक इस्तेमाल किए गए, बाढ़ आई तो वो कीटनाशक वगैरह की जो दवाइयां धीरे धीरे पानी के साथ बह के सीधा मेन नदी में जाती हैं, और जो मेन नदी है यमुना नदी बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कई नाले भी गिर रहे हैं हमारे दिल्ली के भाई साहब। दिल्ली में याद रखना, दिल्ली में 22 ऐसे नाले हैं, ठीक है, 22 बड़े बड़े नाले हैं, जिसमें से सिर्फ 9 नालों का, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट होता है, मतलब ट्रीटमेंट प्लांट है, 9 नालों के लिए ही ट्रीटमेंट किया जाता है, याद रखना 9 नालों का ही ट्रीटमेंट किया जाता है। बाकी जो बचे कुचे यहाँ पे सारे नाले हैं, इन सब का पानी एज इट इज गंदा का गंदा, मैला का मैला यमुना नदी में उतार दिया जाता है। आप सोचो यमुना नदी कितनी ज्यादा पॉल्यूट हो चुकी है। इसी वजह से यमुना नदी को पुनरुद्धार करने के लिए, उसका पुनरुद्धार करने के लिए यहाँ पे टेरी ने 10 सूत्रीय प्रोग्राम बनाया है, ताकि यमुना का दोबारा से पुनरुद्धार किया जा सके। आज उसी 10 पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं यमुना नदी के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल, यमुना है क्या। ठीक है, तो यमुना यमुनोत्री से निकलती है और 6387, ठीक है, मीटर के ऊंचाई पर हिमालय से निकलती है। ये 1376 किलोमीटर तक मतलब तैरती है, फैली हुई है। कहाँ, जो प्रयागराज में गंगा में मिलने से पहले। ठीक है, इसका जो कैचमेंट एरिया है 36,220 स्क्वायर किलोमीटर का है। ट्रिब्यूटरीज में टोंस, चंबल, सींध, बेतवा, केन, ये नदियां इसकी ट्रिब्यूटरीज मानी जाती हैं। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है दैट डज नॉट डायरेक्टली फ्लो इनटू द सी, जो समंदर में डायरेक्टली नहीं मिलती, इनडायरेक्टली तो मिलना ही है ना, डायरेक्टली जो समंदर में जाकर के नहीं मिलती है, उन सारी नदियों में सबसे लंबी नदी हमारी यमुना ही है। ठीक है बच्चे,
तो यही यमुना पल्यूट हो चुकी है, इतना बड़ी एक वाटर बॉडी है जो चिंता का विषय बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए टेरी का जो प्लान है, टेरी का क्या प्लान है, 10 ऐसे प्लान दिए हैं जिससे कि हम लोग यमुना को बचा सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे एंश्योर मिनिमम एनवायरमेंटल फ्लो। ठीक है, इसका क्या मतलब है, न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित करना। ठीक है, प्रदूषण निगरानी को सुदृढ़ करना। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये पर्यावरणीय प्रवाह का मतलब क्या होता है, किसी भी नदी का, जैसे मान लें नदी है ना, तो इसका मिनिमम लेवल पानी का तो होना ही चाहिए। अब देखिए यमुना की सबसे बड़ी समस्या क्या है, यमुना से हरियाणा में भी पानी जाता है, यूपी में भी पानी जाता है, दिल्ली को भी पानी मिलता है, पंजाब में तो खैर बहुत सारी नदी है, पंजाब नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे राज्यों में यमुना का पानी जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो यमुना का जो पानी का लेवल है बहुत ज्यादा कम आ चुका है, और पानी कम है तो लोग भी उस बात को ध्यान नहीं देते, लोग भी उसमें और कचरा फेंक फेंक के उसको फैलाते रहते हैं। तो सबसे पहले मिनिमम लेवल ऑफ वाटर पानी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्लियर पॉइंट। उसके बाद देखते हैं स्ट्रेंथन पॉल्यूशन मॉनिटरिंग, जो भी यहाँ पे प्रदूषण होता है, ठीक है, उसको सुदृढ़ करना कि भैया पॉल्यूशन ना हो, लोग कम से कम पॉल्यूशन फैलाएं, लोगों को अवेयर करो, लोगों को जाके जागरूकता फैलाओ, लोगों को इसके दुष्परिणामों के बारे में बताओ कि भैया अगर इतनी बड़ी नदी पॉल्यूट होगी तो डेफिनेटली हमारा जो सिस्टम है देश का, हमारा जो नदियों का पूरा जाल है वो पूरी तरीके से दूषित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नियमित रूप से खाद निकालना। ठीक है, नियमित रूप से खाद निकालना, एसटीपी और सीईटीपी को उन्नयन, यानी कि प्रॉपर इसको रेगुलर इसको डीसिल्टिंग करना। डीसिल्टिंग का मतलब क्या होता है, खाद निकालने का मतलब क्या होता है, जब नदी होती है ना तो इसके ना यहाँ पे ना सिल्ट बैठ जाता है, मतलब छोटे छोटे रेत वेत मिट्टी विट्टी बैठ जाती है। ठीक है, इसको खाली करने को हम लोग डीसिल्टिंग बोलते हैं, इसको हम लोग खाद निकालना कहते हैं। डीसिल्टिंग कर दो, सिल्ट भर गया उसको डीसिल्टिंग कर दो, निकाल दो, तो उससे क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा स्वच्छ हो जाएगा, पानी बहुत ज्यादा साफ हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए उसके बाद अपग्रेड एचटीपीस एंड सीईटीपीएस, यानी कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है, याद रखना है जो ये एचटीपीस का मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जो पानी को साफ करते हैं। अब हम लोग जो घरों में शहरों में पानी आता है ना, इतना पानी कहाँ से आएगा पीने का, जो भी खराब वराब पानी होता है ना, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है और वहां पे उस पानी को कई प्रोसेस से गुजारा जाता है, साफ किया जाता है, तब वो हमारे घरों के नलों में आता है पीने के लिए। तो उसको अपग्रेड करो, मॉडर्न करो, सारे के सारे प्लांट्स को क्या करो, मॉडर्न करो प्रॉपर तरीके से। ठीक है बच्चे, उसके बाद सैंड माइनिंग को रेगुलेट करो। सैंड माइनिंग का मतलब क्या होता है, जो रेत निकाली जाती है उसका बेचा जाता है। रेत माफिया होते हैं भैया, ट्रक के ट्रक यहाँ पे, ट्रैक्टर के ट्रैक्टर, ट्रॉली के ट्रॉली सैंड रेत निकाल के लेके जाए जा रहे हैं और यहाँ पे बेचा जा रहा है, इलीगली बेचा जा रहा है। तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा खाली हो जाती हैं हमारी नदियां और बहुत ज्यादा नुकसान होता है उन लोगों को। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट ड्रेनेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट करो, यानी कि ड्रेन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि जब पानी नदी में जाता है तो उसको ऐसे मैनेज करो कि वो गंदा पानी नदी में ना जाए। गंदा पानी नदी में जाएगा, नालियां नदी में बहेंगी। मैंने बताया तो देखो, जैसे 22 ऐसे बड़े बड़े नाले हैं दिल्ली में, जिसमें से सिर्फ 9 का ही ट्रीटमेंट होता है और बाकी जो बचे हुए बड़े बड़े नाले हैं उनका जो गंदा पानी सीधा यमुना के अंदर में उतर जाता है। ठीक है बच्चे, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ट्रीट लॉन्ड्री वेस्ट वाटर, जो आप लोग धोबी घाट होता है ना दिल्ली में, मुंबई में, बड़े बड़े शहरों में, यहाँ पे हजारों धोबी एक साथ कपड़े धो रहे होते हैं, तो उनका जो डिटर्जेंट का पानी है, उनका जो कपड़ा का जो गंदगी है वो पूरा सीधा नालियों में जाता है और नालियों के जरिए वो सीधा यमुना में पहुंच जाता है और वहां पे पॉल्यूशन क्रिएट करता है। इन सारी चीजों को हमको रोकने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिमूव इंसेसिव साइथिंग एंड कोऑर्डिनेट एजेंसीज अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कीम्स चलाई गई हैं नदियों के लिए, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं, लेकिन वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं अलग अलग। इन जितने भी प्रोग्राम पानी से रिलेटेड चलाए गए हैं, नदियों से रिलेटेड चलाए गए हैं, इन लोगों को हमको जोड़ देना चाहिए, इंटीग्रेट कर देना चाहिए, ताकि ये इकट्ठा होकर काम कर सके और रिजल्ट बेहतर हो सके। तो इस तरीके के 10 ऐसे प्लान बताए हैं, टेरी ने दिए हैं 10 ऐसे प्लान जिससे हम लोग यमुना को साफ कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, पॉल्यूशन के सोर्सेस यमुना में कहां से आते हैं ये सारी चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बट फिर भी एक बार मैं देख लेता हूं यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, देखिए डोमेस्टिक सीवेज जो नालियां घरों के निकलती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो इंडस्ट्रीज में से जो केमिकल वगैरह निकलता है या उसका जो पानी निकलता है वो जो बहुत केमिकल होता है जो
नदियों में बह जाता है, ठीक है। नॉन पॉइंट सोर्सेज इंक्लूड, नॉन पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो वहीं से तो पैदा नहीं होते, कहीं दूर से चल के आते हैं। जैसे हमने खेतों में डाल दिया, खाद वगैरह डाल दिया, भैया खाद जहरी तो है और क्या है, कीटनाशक है, जहरी तो और क्या है, तो बाढ़ बाढ़ आती है तो उससे भी जो आपका पानी बह के, पानी के साथ बह के वो सारे के सारे खाद वगैरह, कीटनाशक वगैरह सीधा यमुना में चले जाते हैं और जिसकी वजह से नुकसान होने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद नहाना, कपड़े धोना, आइडल इवेंट यानी कि मूर्तियों को ले जाके विसर्जित करने, ये सारी सारी चीजें हैं। ओपन डेफिकेशन है, ठीक है, नदियों के किनारे लोग जाके डेफिकेट करते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, ठीक है बच्चे। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं, mRNA कैंसर वैक्सीन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कैंसर एक ऐसा बीमारी है जिसका इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है। कुछ हद तक छोटे मोटे कैंसरों का इलाज हो चुका है, लेकिन जब एक बार कैंसर हो जाता है, आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जब कैंसर होता है तो डेफिनेटली वहां पे उसको ट्रीट करने के लिए कई बार, मतलब मूवीज वगैरह आपने देखा है कि यार कैंसर हो गया तो इसका मतलब हीरो गया, होता है ना, हीरो की माँ गई, हीरो की बहन गई, उसको कैंसर होने का मतलब ही है। इतनी खतरनाक बीमारी है। तो अभी तक कैंसर को ठीक करने के लिए ऐसी कोई दवाई नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे अभी रशिया ने दावा किया है कि उसने mRNA नामक एक वैक्सीन बनाई है जो कि कैंसर के इलाज के लिए 100% सुरक्षित है। अभी इंसानों पर उसका ट्रीटमेंट टेस्ट नहीं किया गया है, अभी जानवरों पर किया गया है, लेकिन जानवरों पर भी 100% यहाँ पर रिजल्ट मिला है। लेकिन आगे चल के हो सकता है कि इंसानों पर भी 100% रिजल्ट मिल जाए, और इसका भी काम चल रहा है, ऐसा दावा किया गया है रशिया के द्वारा, याद रखें, ठीक है पॉइंट। अब देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि रूसी वैज्ञानिकों ने दावा किया है mRNA यानी एम यानी कि आरएनए का मतलब होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो mRNA कैंसर वैक्सीन विकसित की है जो प्री क्लिनिक परीक्षणों में ट्यूमर के विकास और मेटास्टेटिस को रोक सकती है, यानी कि जो ट्यूमर होता है ना तो उसके विकास, उसके डेवलपमेंट को रोकने में काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है mRNA वैक्सीन, ऐसा रूस ने दावा किया है कि उसने डेवलप कर लिया है, ठीक है बच्चे। आगे अब देखिए ये इस वैक्सीन के बारे में थोड़ी बहुत चीजें देख लेते हैं, क्या क्या है ये। इट इज पर्सनलाइज्ड डिटेक्टिंग पेशेंट स्पेसिफाइड जेनेटिक म्यूटेशंस इन अंडर एंड आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि रूसी वैक्सीन क्या कहती है, यह व्यक्तिगत है, एक एक लाइन को समझेंगे, ये mRNA जो है ये व्यक्तिगत है, ठीक है, ये व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है बच्चे, यानी कि ये पर्सनलाइज्ड है। अब हर एक इंसान की जीन्स अलग अलग होती हैं, हर एक इंसान की जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग होती हैं, तो डेफिनेटली बीमारी में वो जीन्स, वो कोशिकाएं अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगी। तो जब सेम कैंसर अलग अलग सेल्स पे वार करेगा अलग अलग इंसानों में, तो वो सेल्स भी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स देंगे। तो यहाँ पे mRNA वैक्सीन जो कि रूस ने डेवलप किया है ट्यूमर को बढ़ने से रोकने के लिए, कैंसर के इलाज को बढ़ावा देने के लिए, उसमें ये mRNA वैक्सीन क्या करेगा कि उस तरीके के जितने भी सेल्स हैं जहां पे डेवलप हो रहा है कैंसर, उसको एनालाइज करेगा, उसको पहचानेगा, और फिर हमारे माइंड को या फिर हमारे सेल्स को मैसेज देगा कि इस पे वार करना है, इसको किल करना है, मारना है। तो यहाँ पे mRNA वैक्सीन क्या करता है, जो ट्यूमर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, और वो पर्सनलाइज होगा। पर्सनलाइज का मतलब हर इंसान में अलग अलग तरीके के सेल्स है ना, तो ये mRNA हर इंसान पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, अलग अलग तरीके से एक्शन लेगा। मिस्टर ए है उनमें अलग तरीके का रिएक्शन होगा, मिस्टर बी है उसमें अलग तरीके का, सी डी ई, इस तरीके से अलग अलग तरीके के व्यक्तियों पे, अलग अलग तरीके के सेल्स पे mRNA अलग अलग तरीके से रिएक्ट करने वाला है। इसी वजह से इसको हम लोग व्यक्तिगत कहते हैं, यानी कि व्यक्तिगत है, हर एक इंसान पे अलग अलग। क्लियर पॉइंट। और ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उपयोग करके बनाया गया, यानी कि एआई का इस्तेमाल किया गया, और ये एआई क्या करेगा, आपके सेल्स की रिक्वायरमेंट को 1 घंटे में पहचान लेगा और आपके सेल्स को मैसेज दे देगा, ठीक है। आपके देखिए होता क्या है ना कि जो कैंसर होता है ना वो छुपा हुआ होता है, कैंसर को हमारे सेल्स डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, कैंसर के सेल्स को हमारे सेल्स डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से कैंसर बढ़ता रहता है और हमारे सेल्स को पता ही नहीं रहता। आपको पता है हमारी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, यानी किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ने की क्षमता है, वो होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर में है। लेकिन यार बॉडी तब रिएक्ट करेगी ना जब आप कैंसर के उस सेल्स को, उस डेवलपमेंट को जज कर पाओगे, देख पाओगे, पहचान पाओगे। आप तो पहचान ही नहीं पा रहे हो, बॉडी हमारी पहचान ही नहीं पा रही है। तो रशिया के द्वारा जो mRNA वैक्सीन बनाई गई है ना, वो क्या करती है, वो बताती है हमारी बॉडी के सेल्स को कि ए सेल उधर देखो, वो देखो कैंसर डेवलप हो रहा है, जल्दी से अभी अपना क्षमता बढ़ाओ, ठीक है, रोगनाशक क्षमता बढ़ाओ, और उस
सेल को जो कि डेवलप हो रहा है कैंसर के रूप में उसको मार दो। ऐसा कौन बता रहा है? mRNA वैक्सीन बता रही है, जो कि रशिया ने डेवलप किया है और दावा किया है कि ये डेफिनेटली काम करने वाली है। अभी जानवरों पे तो क्लिनिकली अप्रूव हो गया है, इंसानों पर भी 100% हो जाएगा, ऐसा दावा किया गया रूस के वैज्ञानिकों के सामने। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। ये mRNA वैक्सीन और क्या क्या करने वाली है। ये एक जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को कैरी करती है हमारे सेल्स के लिए, जो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और ये हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर से या फिर कैंसर के सेल्स के साथ फाइट कर सके, लड़ सके, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सके। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको जो बता चुका हूं वही सारी चीजें इसमें मेंशन्ड है। और एक और चीज, ये इम्यूनोथेरेपी है। इम्यूनोथेरेपी का मतलब क्या होता है? एक तरीके की थेरेपी है। जैसे देखो, आप जब कीमोथेरेपी लेते हो ना तो आपके बॉडी को बहुत ज्यादा लॉस होता है, बहुत पेन होता है, बाल झड़ जाते हैं पेशेंट के। लेकिन इम्यूनोथेरेपी में ऐसा कुछ नहीं होता, ना आपके बाल झड़ने वाले हैं, ना कुछ होने वाला है, ना आपके शरीर का बहुत ज्यादा कुछ साइड इफेक्ट होने वाला है। थोड़ा बहुत दवाई है तो साइड इफेक्ट होगा ही, लेकिन इस लेवल तक नहीं होगा कि आपके बाल वाल झड़ने पड़े, आपके बाल वालों को यहाँ पे नुकसान किया जाए। ठीक है बच्चे, चलिए, तो कैंसर का ट्रीटमेंट अभी दावा किया गया है रशिया के द्वारा कि भैया अब पॉसिबल है, क्योंकि हमने दवाई बना लिया है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। ऐसा क्या करने वाला है, ऐसा क्या महत्व रखता है ये mRNA? ठीक है, ट्यूमर के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाता है, यानी कि जब ट्यूमर हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में या कहीं पर बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए काम करता है। ठीक है, व्यक्तिगत उपचार में आपको बता चुका हूं, हर एक व्यक्ति में अलग अलग तरीके से mRNA रिएक्ट करता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का सेल अलग होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग होती है, उसका इम्यून सिस्टम अलग होता है, तो उसके हिसाब से ये mRNA रिएक्ट करेगा। ठीक है, तीव्र विकास, बहुत तेजी से विकास होता है, लचीलेपन की अनुमति देता है, यानी कि लचीलापन है ही, अलग अलग इंसानों में अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, इससे ज्यादा लचीलापन और क्या हो सकता है। ठीक है, अन्य उपचारों के साथ काम कर सकता है। ठीक है, यानी कि और भी ट्रीटमेंट चल रहे हैं उसके साथ ये काम कर सकता है। सुरक्षित है, mRNA वैक्सीन की सफलता पर आधारित है। ठीक है, यानी mRNA जो वैक्सीन है, अभी बताया जानवरों पे तो हो चुका है टेस्टिंग और सफल हो चुकी है, बस मनुष्यों का पता है, और मनुष्यों पर भी 100% सक्सेसफुल होगा, ये ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या बनता है आपके लिए। राइज ऑफ द हेट स्पीच इन इंडिया इन 2024। अभी भारत के अंदर में 2022 में 2022 कह रहे हैं, 2024 में अभद्र भाषा का उदय बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, अभी अभद्र भाषा का मतलब क्या है? अभद्र भाषा का मतलब सामने वाले इंसान के फीलिंग्स को ठेस पहुंचाना, इसको अभद्र भाषा हम लोग कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा मिसबिहेव करना ताकि सामने वाला बंदा को परेशान हो जाए। अब किसी जो आपका रिजर्व कैटेगरी का बंदा उसको बोल रहा है शेड्यूल कास्ट इधर आ, तो भैया उसको हर्ट होगा ना, ये अभद्र भाषा कहलाती है। तो ये 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि बहुत ज्यादा भारत में अभद्र भाषा का इस्तेमाल होने लग गया है, इसको अब हमको रोकना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये न्यूज में क्यों आ रही है, क्योंकि 2024 में, ठीक है, एक डेटा आता है हमारा सेंटर फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट। ठीक है, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट का डेटा ये बताता है 2024 में कि 2024 तक, 2016-17 से लेकर के 2024 के बीच में हेट स्पीच, अभद्र भाषा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा भारत में किया जाने लगा है, खासकर 2019 के बाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे। ठीक है बच्चे, 19 के बाद बहुत ज्यादा अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल इलेक्शन रैलियों में या फिर कैंपेनिंग में किया जाने लग गया है। ठीक है, अब देखिए ये रिपोर्ट क्या बताती है कि जिस तरीके से लोग इकट्ठे होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, रैलियां निकालते हैं, धार्मिक ऐसे अनुष्ठान करते हैं, करवाते हैं, यज्ञ वगैरह करवाते हैं, उन सब में बहुत सारा हेट स्पीच इस्तेमाल किया जाता है। 1165 हेट स्पीच के इंसिडेंट सामने आए हैं, यानी कि 74.4% बढ़ोतरी हुई है 2023 से। ठीक है, 2023 से लेकर के 2024 के बीच में कितनी भाई साहब? 74.4% हेट स्पीच में बढ़ोतरी देखी गई है। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे कहते हैं ना कि जुबान एक ऐसी चीज है ना जो जिसने महाभारत तक करवा दिया था, है ना, तो जुबान को संभाल कर रखना पड़ेगा। लेकिन हमारे नेता वेता आज की डेट में जितने लोग भी इलेक्शन रैली कर रहे हैं, सब लोग हेट स्पीच देते हैं। आप उस तरफ से हैदराबाद की साइड में चले आओ तो ओवैसी साहब हैं, और हमारे यूपी में चले आओ तो आपको जो योगी आदित्यनाथ वगैरह दिख जाएंगे। भैया इनके हर एक भाषण में नफरत होती है, हर एक भाषण में हिंदू मुस्लिम होता है, हर एक भाषण में
भाई अलग अलग तरीके से नफरत फैलाने के हथकंडे अपनाते हैं ये लोग। क्या मतलब है इन सब चीजों का? ठीक है, आपको पता भी है कि आप लोग देश का कितना नुकसान कर रहे हो। हम लोग बोलते हैं ना कि भारत की अनेकता में अनेकता है, एकता में अनेकता है। ठीक है भैया, आप उन सब चीजों को खंडित कर रहे हो। जितने भी नफरत वाले स्पीच हैं यार, क्यों रैलियों में दे रहे हो? आपका ऐसा कह देने से सब कुछ बदल जाएगा क्या? आपके हिसाब से हो जाएगा क्या? यहाँ पे तक कि आदित्य योगी नाथ ने 80-20 का रेशो दे रखा है। ठीक है, 80 वर्सेज 20। ये क्या है भाई साहब? योगी आदित्यनाथ ने दे रखा है 80 वर्सेस 20। इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्टली वो मुस्लिमों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया 80% अपन है, ठीक है, हिंदू, और 20% आप लोगों सोच लो। ठीक है, तो 80 वर्सेस 20 बार बार हर एक स्पीच में कहने का क्या मतलब है? इन सब चीजों से भड़कने के बाद उस तरफ हैदराबाद में चले आओ तो ओवैसी साहब हैं, वो हिंदुओं को गलत बताते हैं, वो वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी की बात करने लग जाते हैं, यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी की बात चल रही होती है। तो यार इस तरीके से नफरत नफरत नफरत, हर जगह नफरत ही नफरत फैल रही है। तो हमारा भारत आज नहीं तो कल टूट ही जाएगा, और टूट ही गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट पेश की गई है 2024 में, जहां पे बताया गया है कि 2023 में से 2024 तक आते आते 74.4% का हेट स्पीच बढ़ गया है, नफरत बढ़ गई है। और खासकर उन इलाकों में जहां पे इलेक्शंस हुए हैं। अभी देखिए मुस्लिमों का जो अटैक हिंदुओं में हुआ था बांग्लादेश में, ये दिखाया जा रहा है, और ये आपका बंगाल साइड एरिया में ये दिखाया जा रहा, महाराष्ट्र में दिखाया जा रहा। महाराष्ट्र में तो खैर चलता ही रहता है, मराठी लोग अपनी अलग अलग तरीके से वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हैं, कभी भाषा के आधार पे, कभी रिलीजन के आधार पे, कभी संस्कृति के आधार पे, अलग अलग तरीके से मराठी लोग मतलब बाकी देशवासियों को हीन समझते रहते हैं। बिहारी को लोग मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं, भाई अभी तो मराठी बोलो वरना थप्पड़ पड़ेगा, मराठी बोलो वरना। अरे भाई से क्या है, आप लोग क्या कर रहे हो? हमारे संविधान को तोड़ रहे हो, हमारे देश को तोड़ रहे हो, और कुछ भी नहीं कर रहे हो। इस तरीके की जो हेट स्पीच है ना, इन सबको रोकना पड़ेगा, तभी हमारा भारत एक हो सकता है। और यही सब कुछ इस रिपोर्ट में यहाँ पे कहा गया है। अब देखो ना, इलेक्शन हो गए, रीजनल इवेंट्स हो गए, ठीक है, ये ऐसी ऐसी चीजें ना जहाँ पे लोग मिलने चाहिए तो खुश होने चाहिए, गले मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या नफरत फैलाई जाती है, एक दूसरे को काटने के तरीके बताए जाते हैं, गाली देने के तरीके बताए जाते हैं। हिंदू वाले एरिया में मुस्लिम खतरे में, मुस्लिम वाले एरिया में हिंदू खतरे में। ये सब क्या चल रहा है भाई साहब? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। और खासकर जब से जियो ने फ्री कर दिया था इंटरनेट, भाई जी भर के इंटरनेट इस्तेमाल करो, जियो ने ऐसा बोल दिया था। भाई साहब लोग खूब स्क्रॉल कर रहे थे, खूब स्क्रॉल कर रहे थे, सोशल मीडिया देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, अनलिमिटेड देख रहे हैं। अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिल गया था कि यार अब तो यूथ जो है इस रील में लग चुकी है, इस टिकटॉक में लग चुकी है, तो क्यों ना टिकटॉक और रील्स का इस्तेमाल करके हम लोग नफरत फैलाएं, हम लोग हिंदू मुस्लिम के हथगंडे अपनाएं। यहाँ पे अगर ये लोग भड़क गए और ये लोग आपस में लड़ना शुरू कर गए तो इनको तोड़ना और आसान हो जाएगा। हम लोग इलेक्शन में इसका मुद्दा बना डालेंगे। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इस तरीके की नफरत फैलाने में, और इन्हीं सारी चीजों को रोकने की बात करता है ये रिपोर्ट। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखिए इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा भैया। हमारे जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हैं उनको खतरा है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है हमारे उनको खतरा है। यानी कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। जो लोगों के द्वारा चुनी गई हो, लोगों के लिए काम करे और लोगों को आंसरेबल भी हो। लेकिन हेट स्पीच हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को तोड़ रहा है। तो भाई डेमोक्रेसी कहाँ पे है? तो डेमोक्रेसी को साफ तौर पे खतरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, उसके बाद आप देखना प्रीडेटर्स ऑफन एस्केप अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, अंडरमाइनिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस। ठीक है, जो प्रीडेटर्स हैं यानी कि जो अपराधी अक्सर जवाबदेही से बचते हैं। आपने नफरत फैलाया, आपने भाषण दिया, दंगे हो गए, लेकिन वो नेता चुपचाप से निकल लिया। ठीक है, उस दंगे में मरने वाले इंसान सोचे, उस दंगे में जो नुकसान हुआ है उनका वो सोचे, नेता तो निकल लिया, अक्सर बच लेते नहीं। उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेही होगी कि भैया आपके इस भाषण से ये भगदड़ मची है और इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई है, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चे, अब देख हाशिए पर रहने वाले समुदाय अभद्र भाषा से असमान रूप से पीड़ित है। डेफिनेटली जिसको देखो हम लोग कई बारी सोसाइटी में ऐसा देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल कास्ट के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, उसको अलग अलग तरीके से बताया जाता है। तो ये चीजें गलत है, उसकी हीन भावना पैदा करना उसके अंदर, उसकी डिग्निटी को ठेस पहुंचाना, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये हमारा सोशल मीडिया जो है ये बहुत इन सब चीजों को फैला रहा है। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इन सब चीजों को पोलराइज कर रहा है, अलग अलग सेक्शन तक फैलाने के काम कर रहा है नफरत को। ठीक है, अब देखिए भारत में कानूनी प्रावधान क्या है, कानून क्या कहता है यहाँ पे आपके जो हेट स्पीच को लेकर के, नफरत वाले स्पीच को लेकर के। देखिए भारत में
जो बीएनएस बनाया गया था, भारतीय न्याय संहिता, जो अभी आया था 2024 में, उसके तहत क्या किया जा रहा है, ठीक है, धारा 1900 धारा 196 यानी कि 196 बीएनएस का क्या कहता है, समूहों के बीच वैमनस्य को रोकता है और शांति सुनिश्चित करता है। वैमनस्य का मतलब होता है कि भैया कोई ऐसी बात नहीं बोलना जिससे कि नफरत फैले, ठीक है। तो बीएनएस 196 कहता है कि नफरत करने वाली कोई भी बात यहाँ पे मत बोलो, ठीक है। बीएनएस 197 कहता है जो स्टेटमेंट हार्मफुल हो नेशनल यूनिटी के लिए वो मत बोलो, ठीक है। अभी आपका एक मुस्लिम दोस्त बीच में बैठ के कुछ बात कर रहा है, बोले तुम निकलो यहाँ से, बांग्लादेशी हो तुम, पाकिस्तानी हो, ठीक है भैया, ये हमारे राष्ट्र की एकता को तोड़ रहा है, तो आप ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये बीएनएस 197 बताता है, ठीक है। बीएनएस 298 बताता है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इंसल्ट करने से आप नहीं कर सकते हो इंसल्ट उसका। ये आपका 298 बताता है बीएनएस का, ठीक है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे धर्म को नीचा दिखा रहे हो, ठीक है, आप गाली दे रहे हो उनके अल्लाह को, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर मुस्लिम राम को गाली दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ये भारतीय न्याय संहिता 298 में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब सेक्शन 302 बीएनएस का पनिशेबल इंटेंशनल रिलीजियस अब्यूज, ठीक है, कि अगर आपने किसी के धर्म को अभद्र टिप्पणी की है तो आप पे पनिशेबल ऑफेंस होगा, ठीक है। और इसलिए पनिशेबल ऑफेंस होगा कि भैया आप तो अभद्र टिप्पणी करके निकल जाओगे, लेकिन आपके पीछे जो दंगे होंगे, लोग आपस में भड़केंगे, मारकाट करेंगे, ठीक है, उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसका जिम्मेदार आप होगे, ठीक है। इसलिए बीएनएस 302 बताता है कि अगर आपने किसी धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी की है, अभद्र टिप्पणी की है, तो आपको पनिश किया जाएगा, ये पनिशेबल ऑफेंस होगा और आपको पुलिस कार्रवाई के अंडर में लिया जा सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं सेक्शन 123(3)A और 125 आरपीए क्या बताता है। प्रोहिबिट्स हॉस्पिटलिटी इन इलेक्शंस, यानी इलेक्शंस में आप लोग इस तरीके के भाषण देते हो जो कि नफरत फैलाए, ये सब कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। शेड्यूल कास्ट एसटी/एससी एक्ट 1989 बताता है कि आप किसी भी मनुष्य के लिए जो कि एसटी/एससी का है नो डाउट, लेकिन आप उस पे वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जनरली, ठीक है। मैं नहीं बोल सकते कि अरे शेड्यूल कास्ट इधर आ, अरे शेड्यूल कास्ट आ मेरे साथ खेलने चल, अरे शेड्यूल कास्ट मेरे साथ क्यों बैठा है, ये मैं नहीं बोल सकता, इससे उसकी आत्मा को ठेस पहुंचेगी और ये एक कानूनी अपराध माना गया है। तो भैया डेफिनेटली मैं तो इसके फेवर में हूँ कि अगर आप लोग नफरत फैलाओगे तो डेफिनेटली हमारा भारत टूटेगा ही, ठीक है। तो मैं इन सब के फेवर में हूँ जितने भी कानून बनाए गए हैं, ठीक है। मैं खुद ब्राह्मण हूँ भाई, ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मैं अनरिजर्व कैटेगरी में, बट स्टिल मैं सपोर्ट करता हूँ इन सारी चीजों का, ठीक है बच्चे। चलिए अब लिखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की बात कर लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब देखिए यहाँ पे क्या सरकार ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की थी और उस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो चुकी थी। और 2025 में गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पे अपना 10 साल पूरे हो गए हैं, तो 10 साल के पूरे होने को सेलिब्रेट किया है। हालांकि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया नहीं है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, उत्सव मनाना, कि हमने बहुत सारी चीजों को अचीव कर लिया है। आपने कुछ अचीव नहीं किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, ठीक है, उल्टा आपने नफरत ही फैलाई है। देखिए किस तरीके से, देखिए हम जनरली किसी चीज को बचाने की बात तब करते हैं ना जब वो चीज ऑलरेडी मर रही हो, दुविधा में हो, परेशान हो, खत्म हो रहा हो, एक्सटिंक्ट हो रहा हो, एंडेंजर्ड हो, तब बचाने की कोशिश करते हैं ना। आप यहाँ पे बेटियों के और महिलाओं के दिमाग में ये बात डाल रहे हैं कि बेटी बचाओ, क्यों बचाओ, क्योंकि आपको बचाने की जरूरत है। आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको दबाया जा रहा है समाज में, आपको रोका जा रहा है आगे बढ़ने से, ठीक है, तो आपको हम बचा रहे हैं, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब, बेटी बचाने की जरूरत नहीं, बेटी पहले से सशक्त है, ठीक है। हमारे देश में आज की बात करें तो बेटियां अपने आप में सशक्त हैं, बेटियां बहुत कुछ कर रही हैं, लड़कों से आगे बढ़ बढ़ के स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रही हैं, लड़कों से आगे बढ़ बढ़ के वो साइंस के क्षेत्र में जा रही हैं, टीचिंग कर रही हैं, जर्नलिस्ट बन रही हैं, एक से बढ़ के एक एग्जाम्पल है। फिर भी आप लोग बोल रहे हो बेटी बचाओ, आप ये बोलो बेटी आगे बढ़ाओ, समझ में आता है। बचाओ का क्या मतलब है, आप लोग जानबूझ कर उनके दिमाग में डाल रहे हो कि देखो आप लोग अबला नारी हो और हमारी सरकार आपको बचाना चाहती है, इसलिए हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ, ठीक है, बचाओ शब्द मत इस्तेमाल करो। उनके दिमाग में ये कमजोरी आप भर रहे हो, वो कमजोर नहीं है। इसी वजह से बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी उठी थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले मामले में। और आज की डेट में भी मैं आपको सारे आंकड़े बता रहा हूं जिसमें आपको सब साबित हो जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं किया है बेटियों के मामले में सरकार ने। स्पेशली जो नॉर्मल सी चीजें चलती हैं, स्कीम वगैरह, वो तो हर जगह चलती हैं, हर कोई चला रहा है, स्पेशल आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो तब मानू ना जब शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को आप स्पेशल प्रिविलेजेस देना शुरू कर दो, मैं तो तब मानू ना, ठीक है, जब बेटियों के लिए आप गांव में सुविधा उपलब्ध कराओ, वो लड़कियां जो
जो कि शहरों में नहीं आ सकती हैं। मैं तो तब मानूंगा ना यार, मैं तो मानूंगा ही नहीं। आप एक एवरेज लेवल पे जो काम हर एक सरकार करती है बिना स्कीम के, बिना ऐसे आंदोलन के, वही आप भी कर रहे हो, एक आंदोलन चला के। आपका सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, साफ दिखाई दे रहा है भाई साहब, ठीक है। तो बेटी बचाओ नहीं, बेटी आगे बढ़ाओ का जुमला इस्तेमाल करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए, अब न्यूज में क्यों है कि 10वीं एनिवर्सरी ये लोग मना रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके, ठीक है। तो अबाउट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में चलाया गया था, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। और क्यों चलाया गया था? ताकि जो फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, जो लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था, उसको रोकने के लिए, या फिर सेक्स रेशियो को डेवलप करने के लिए, या फिर फीमेल की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये आंदोलन चलाने का दावा सरकार ने किया था, ठीक है बच्चे। चलिए, और कौन है उसकी मिनिस्ट्री, कौन है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन के लिए काम करती है। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर जो हमारा मंत्रालय है उसके अंडर में पूरा पूरा सिस्टम आता है, ठीक है। अब इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में यानी कि पूरा पूरा केंद्र सरकार इसका खर्चा उठाती है, पूरा केंद्र सरकार ही देती है, इसका स्टेट लेवल पे कोई लेना देना नहीं है। अब इसका काम क्या है? लैंगिक समानता को देखना है, यानी कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, बालिकाओं के जीवित रहने और सशक्तिकरण के उद्देश्य से केंद्र प्रायोजित योजना है। बता चुका हूं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उद्देश्यों में बाल लिंगानुपात में सुधार, यानी कि सेक्स रेशो में सुधार, ठीक है। सुरक्षा सुनिश्चित करना, सिक्योरिटी देना फीमेल को, और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना शामिल है, और गर्ल एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा देना यहाँ पे शामिल है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अचीवमेंट क्या क्या है। ये सारी अचीवमेंट देख के आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या सरकार ने किया है, ठीक है। अब देखिए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की बात करते हैं सेकेंडरी स्कूल की। सेकेंडरी स्कूल के लड़कियों की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना था? 75.5% था 2014-15 में, ठीक है। 2014-15 में हो चुका है, ठीक है। और 78% था 2023-24 में, यानी कितना? 7% लड़कियों ने स्कूल में ज्यादा एनरोलमेंट किया है, ज्यादा एडमिशन लिया है। कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, ठीक है। इतना तो काम इंटरनेट ने कर दिया, इतनी जागरूकता तो इंटरनेट ने फैला रखा भाई साहब, ठीक है। आपको और ज्यादा अचीवमेंट करने की जरूरत है। अगर आप एक आंदोलन चला रहे हो तो, वो भी इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो, ये सिर्फ आप अपने राज्य के, अपने पार्टी के प्रोपेगेंडा की तरफ मत जाओ, ठीक है बच्चे। नेशनल सेक्स रेशो की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 2014-15 में 918 हुआ करता था, जो कि अभी बन चुका है 930 23-24 के अंदर में। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की बात करें, हॉस्पिटलों में डिलीवरी पहले 21% तक थी, और अभी 97.3% हॉस्पिटलों में डिलीवरी हो रही है, यानी गांव में घरों में भी डिलीवरी हो जाया करती थी, छोटे छोटे क्लिनिक्स में भी हो जाया करती थी, लेकिन अभी प्रॉपर हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही है। यहाँ पर मैं एक चीज समझूंगा, लेकिन यहाँ पर भी आपका क्या योगदान हो सकता है भाई? वो तो इंटरनेट का योगदान है, वो तो लोग आज इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो जियो की देने में ये कहूंगा। जियो ने इतना इंटरनेट फ्री कर दिया था कि सभी को यूट्यूब की लत लग गई। आज की डेट में जो किताब नहीं पढ़ सकता, वो भी यूट्यूब पे वीडियो सुन सुन कर पढ़ाई कर रहा है, वीडियो सुन सुन कर ज्ञान अर्जित कर रहा है भाई साहब, ठीक है। आपको हॉस्पिटल्स एक्स्ट्रा बनाने चाहिए, फीमेल्स के लिए अलग बनाने चाहिए, डिलीवरीज के लिए अलग बनाने चाहिए, आपको सेक्शंस अलग अलग करने चाहिए, तब कहीं जाके आपको फीमेल एम्पावरमेंट की बात कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंटीनल केयर रजिस्ट्रेशन इंप्रूव बाय 61% से 80%। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन जो फीमेल वगैरह करती हैं, ठीक है, एंटीनल डिजीजेस के लिए, तो आपका 61% से लेके 80% तक हो चुका है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव री एनरोल्ड ओवर 1 लाख आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स, यानी कि तकरीबन एक कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें लड़कियों ने री एनरोल किया है, वो तकरीबन 1 लाख से ऊपर रही हैं। यशस्विनी बाइक एक्सपेडिशन हाईलाइटेड वुमेन्स एम्पावरमेंट, ठीक है। यशस्विनी बाइक एक्सपेडिशन एक इवेंट है जिसमें हम लोग यहाँ पे बाइक अभियान चलाते हैं, ठीक है, जिसमें महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जाता है। आजकल देखना कि राइडर्स वगैरह महिलाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा चला रही हैं भाई साहब, तो ये एक महिला सशक्तिकरण की तरफ एक अच्छा कदम दिखाई दे रहा है, ठीक है। डोरी टीवी शो के जरिए हम लोग बालिकाओं को जो सशक्तिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, बालिकाओं का जो परित्याग कर दिया जाता है, फिटिसाइड कर दिया जाता है, उसके खिलाफ कैंपेनिंग चला रहे हैं। सोशल मीडिया के हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। गर्ल चाइल्ड अबंडन, यानी जो बेबी चाइल्ड को, जो गर्ल चाइल्ड होती है उसको अबंडन कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बेटियां बने कौशल, इसके लिए हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया है, अलग अलग कौशल विकास योजनाएं चला रहे हैं, ताकि बेटियों को हम लोग ज़्यादा सशक्त कर सकें, बेटियों को ज़्यादा स्किल्स दे सकें, बेटियों में गुण ज़्यादा डाल सकें, टैलेंट ज़्यादा डाल सकें, क्वालिटी ज़्यादा डाल सकें। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। कंक्लूजन की बात करें तो मैं कंक्लूड यही करूँगा कि
जिस तरीके से आंदोलन को चलाया गया था, जो मुद्दा आंदोलन को लेकर किया गया था, जो इस आंदोलन को चलाने का मेन रीजन था, वो रीजन से सरकार अभी फेल हो चुकी है। तो सरकार अचीवमेंट जितना मर्जी दिखा दे बेशक, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, इतना काम तो इंटरनेट ने खुद ही कर दिया है, सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं रहने वाला है। ठीक है बच्चे, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अच्छा इनिशिएटिव था, जिसको ठीक किया जा सकता था और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता था। तो ये पूरा पूरा आर्टिकल था बेटे आपका, और मिलेंगे अगले सेशन में। इसी तरीके के एक और सेशन लेकर आऊंगा मैं आपके लिए, नए नए टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तब तक मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें बच्चों। जय हिंद।